लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। जस्ट क्लोज योर आईज एंड आंसर मी। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्लास 12 इंग्लिश में 40 नंबर अचीव करना चाहते हो या आप क्लास 12 इंग्लिश में 100 नंबर लाने चाहते हो एंड यू कुड ओनली पिक बिटवीन दीज टू रिजल्ट्स, व्हाट वुड यू पिक? माई सेकेंड क्वेश्चन टू यू इज, अगर मैं आपको बोलूं कि आप छोले भटूरे खा सकते हो या दाल मखनी और गार्लिक नान खा सकते हो, तो आप अभी क्या पिक करते? नाउ दीज टू क्वेश्चंस आप सोचोगे सर आप दी एनएमई पढ़ा रहे हो ना, आपने कोई कुकिंग चैनल तो नहीं शुरू कर लिया, आप ये क्या सवाल पूछ रहे हो हमसे? अरे रुक तो जाओ, अभी सब्सक्राइब कर लो बस। द फर्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर ऑब्वियस है। देयर आर मेनी ऑब्वियस क्वेश्चंस इन आवर लाइफ एंड अगर कोई आपसे पूछे कि या तो मैं 40 नंबर चाहूंगा या 100 नंबर चाहूंगा क्लास 12 इंग्लिश में, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन विल आंसर ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है, सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे 100 नंबर चाहिए इंग्लिश में। लेकिन रहे बात गार्लिक नान एंड दाल मखनी जो एक बढ़िया मील है और छोले भटूरे जो भी एक बढ़िया मील है, उन दोनों में डिसाइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऑब्वियसली इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस आर देयर, लेकिन अगर कोई सुबह पूछेगा तो आप शायद छोले भटूरे बोल दो, कोई डिनर के लिए पूछेगा तो आप शायद दाल मखनी बोल दो, फिर इधर सब्जेक्टिविटी भी आ जाएगी। सम क्वेश्चंस आर वेरी हार्ड टू आंसर, यू कैन बी कॉट इन अ डिलेमा। लेकिन ये तो छोटी सी बात है, समटाइम्स आपकी खुद की आइडेंटिटी भी इन डायलेमास में फंस जाती है। अगर आपके दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दोनों को आपकी जरूरत है और दोनों आपको बुला रहे हैं, लेकिन आप फिजिकली एक ही जगह जा सकते हो और एक सपोज गुड़गांव में है, एक नोएडा में है, यू कांट बी देयर कॉन्करेंटली, यू विल हैव अ वेरी हार्ड टाइम डिसाइडिंग वेयर टू गो। द एनिमी इस चीज को बहुत ज्यादा डीप लेवल पे एक्सप्लोर करता है। The Enemy is a chapter about a dilemma between your national duty and your professional duty. In this chapter हम डॉक्टर सदाव होकी की लाइफ का एक इंस्टेंस एक्सप्लोर करने वाले हैं और कैसे वो इस डायलेमा को नेविगेट करते हैं। बाय द वे, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, वेरी वॉर्म वेलकम टू ग्रैंड अकैड एंड अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ग्रैंड अकैड्स क्लास 12 इंग्लिश स्पीच सीरीज। अभी के अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दो और ग्रैंड अकैड को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि स्पीड सीरीज क्लास 12 इंग्लिश का सबसे एफिशिएंट, सबसे बढ़िया एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे है ऑफ कवरिंग योर क्लास 12 इंग्लिश सिलेबस। हमने हर एक चैप्टर कवर करा है स्पीड सीरीज में, अभी के अभी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन चेक आउट आवर अदर रिसोर्सेज एज वेल। विस्टास का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसे पर्ल एस बक ने लिखा है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मैं आपको क्विक सी इंट्रोडक्शन देने वाला हूं इस चैप्टर के बारे में। द वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट दिस चैप्टर इज सेट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जहां पे जापान और यूनाइटेड स्टेट्स अलग अलग साइड्स पे थे, विच मींस दे वर लिटरल एनिमीज ऑफ वन अनदर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और उस टाइम के दौरान ये एक स्टोरी है। विस्टास में एक और स्टोरी है जो आपने इससे पहले पढ़ रखी है, जिसका नाम है थर्ड लेवल। वो वर्ल्ड वॉर 2 के इमीडिएटली बाद सेट है, विच एक्सप्लोर्स द इफेक्ट्स ऑफ वॉर एंड द इफेक्ट्स ऑफ द लॉन्ग वॉर ऑन द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। एंड यहां पे आपको वॉर के दौरान की कहानी बताई जा रही है। तो इनमें अगर पैरेलल क्वेश्चंस आ जाएं, प्लीज कीप इन माइंड द डिफरेंसेस इन द टाइमलाइन। स्पीड सीरीज में हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। सो सबसे पहले स्टोरी इंट्रोड्यूस करती है इस चैप्टर के प्रोटैगनिस्ट को, जिनका नाम है सदाओ होकी, डॉक्टर सदाओ होकी, अ जापानीज सर्जन एंड साइंटिस्ट एंड हिज डीप कनेक्शन टू हिज फैमिली एंड हिज फैमिलीज वैल्यूज। तो जापान की अगर आप कल्चर के बारे में कुछ भी जानते हो, यू नो दैट फैमिली प्लेज अ वेरी बिग रोल इन जापानीज कल्चर। दैट इज समथिंग जो इंडियन कल्चर के साथ कॉमन है। इंडियन कल्चर एज वेल प्लेसेस अ लॉट ऑफ वैल्यू ऑन फैमिली वैल्यूज, फैमिली ट्रेडिशंस एंड इन फैक्ट द एंटायर सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ फैमिली। डॉक्टर सदाओ होकी का घर डिस्क्राइब होता है एनसीईआरटी के पहले पन्नों में एज अ लो स्क्वायर स्टोन स्ट्रक्चर। नाउ लोगों के घरों को देख के आपको उनके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता चल जाता है, बिकॉज जनरली स्पीकिंग ऑब्वियसली एक्सेप्शंस एग्जिस्ट। अगर बहुत ही बड़ा घर है, अच्छी सी लोकेलिटी में है, ऑब्वियसली वेल ऑफ है। अगर एक नॉट सो गुड लोकेलिटी में एक छोटा सा हम्बल सा घर है, तो उससे भी पता चल जाता है ओके मे बी दे आर मिडिल क्लास, मे बी दे आर लोअर मिडिल क्लास और मे बी दे आर पुअर। कई लोगों के पास तो घर भी नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ गलत बात है, बट फिजिकलिटी से काफी चीजें पता चल जाती हैं अबाउट समबडीज बैकग्राउंड। डॉक्टर सदाओ होकी का घर एक लो स्क्वायर स्टोन स्ट्रक्चर था, बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑन द जापानीज कोस्ट वेयर ही प्लेड एज अ बॉय। इससे हमें पता चलता है कि सदाओ होकी का घर बहुत ज्यादा हम्बल है। जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं वो इतना वेल ऑफ नहीं है, एंड दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू लुक एट द एंटायर चैप्टर, बिकॉज आपको पता चलेगा द काइंड
kind of sacrifices that Dr. Sadao Hoki's father, the kind of sacrifices that Dr. Sadao Hoki's entire family rather made for Dr. Sadao Hoki's success. अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि डॉक्टर सदाओ होकी काफी ज्यादा पढ़ लिख चुके हैं, वो एक सर्जन बन चुके हैं. He has grown up to become one of the best surgeons in Japan, and this will become very important as we proceed with the chapter. तो प्लीज इसे नोट करके रखना. वेयर ही प्लेड एज अ बॉय. तो इनका घर सी के पास था. कहां पे था? कोस्ट पे था, जहां पे लैंड और सी मीट करते हैं बेसिकली. सो बहुत सारी वाटर बॉडी इनके घर के पास होती थी और एक छोटे से एरिया में इनका घर था वेयर ही प्लेड एज अ बॉय. ऑब्वियसली अगर कोई कोस्ट के पास रह रहा है तो वो पार्क्स में नहीं खेलेंगे. दैट इज वाई एनसीईआरटी में आप देखोगे कि वो ट्रीज के ऊपर चढ़ जाते थे. एंड दैट इज हाउ डॉक्टर सदाओ होकी स्पेंट हिज चाइल्डहुड. उनका जो घर है इट स्टैंड्स ऑन रॉक्स. एक रॉक के ऊपर वो बिल्ट है अबव अ नैरो बीच आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स. ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हाउस होल्ड एंड द काइंड ऑफ बैकग्राउंड डॉक्टर सदाओ होकी कम्स फ्रॉम. Sadao's father instilled in him a strong sense of purpose, often telling him that the islands yonder were the stepping stones to the future for Japan. Yonder का मतलब क्या होता है? आसपास, एक डायरेक्शन में, अराउंड अ सर्टेन एरिया. तो वो कहते थे कि ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे हम इधर रहते हैं, उधर ही आसपास आप देख रहे हो कोस्ट के पास ये आइलैंड है, वो आइलैंड है, बेसिकली छोटे छोटे जगहें जहां पे सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है अमिड्स द सी. ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं फॉर द फ्यूचर ऑफ जापान. अब आप पूछोगे सर स्टेपिंग स्टोन्स क्या होते हैं? स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द लिटरल मीनिंग ऑफ अ स्टेपिंग स्टोन. अगर आपको लेट्स से फर्स्ट मंजिल से सेकंड मंजिल में जाना है तो वो स्टेयर केस एक स्टेपिंग स्टोन है, क्योंकि आप उस पे पैर रख के एलिवेट हो रहे हो, फिर दूसरे पैर रख रहे हो, तीसरा पैर रख रहे हो, तो ये स्टोन्स हो जाते हैं. बेसिकली टू टेक अ स्टेप फर्दर एक सर्टेन स्टोन बन जाता है. ये स्टेयर केस वाला प्रिंसिपल ही है इसमें. मेटाफोरिकली अब इन आइलैंड्स को स्टेपिंग स्टोन को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. 2 मार्कर्स में पूछा जाता है. फर्स्ट इंटरप्रिटेशन कैन बी कि ये जापान की ऑलरेडी टेरिटरी है, इज रेफरिंग टू जापानीज टेरिटरी. इन छोटे छोटे आइलैंड्स में जो लोग रहते हैं इनकी डेवलपमेंट जब होगी तब जाके जापान आगे बढ़ पाएगा इंटरनेशनल लेवल पे. द सेकंड इंटरप्रिटेशन कैन बी एन एक्सपेंशनिस्ट इंटरप्रिटेशन कि हम तो जापान में हैं. जापान बाय द वे इज एन आइलैंडिक कंट्री, तो यहां पे आगे जाके आपको काफी सारे छोटे छोटे आइलैंड्स भी मिलेंगे. जापान तो एक बड़ा आइलैंड है. वो कहते हैं अगर हम छोटे छोटे आइलैंड्स को जापान का पार्ट बना सकते हैं तो जापान की प्रोग्रेस भी आगे बढ़ पाएगी. सो दीज आर द 2 इंटरप्रिटेशंस. यू कैन पिक एनी वन और यू कैन एक्सप्लेन बोथ ऑल्सो. सदाओ अपने पापा की बातों में बहुत ज्यादा एम्फसिस प्लेस करता था. He took his father's word very seriously because Dr. Sadao Hoki को ये बिलीव था कि जो मेरे फादर हैं वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस, वेल रेड, वेल नर्नेड इंसान हैं और मुझे इनकी एडवाइस फॉलो करनी चाहिए. बेसिकली हमारे कल्चर में भी ये चीज़ कॉमन है. जो भी हमें अपने पेरेंट्स कहते हैं उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्लेस करते हैं. एंड अ सिमिलर थिंग इज बीइंग एकोड हियर. He took his father's words very seriously, knowing his education was his father's chief concern. Another similarity that you can see in India and Japanese culture according to this particular story is the fact that education पे बहुत ज़्यादा emphasis है. अब आप पूछोगे सर education as the chief concern क्यों है? हमें already समझ में आ गया कि डॉक्टर सदाओ होकी didn't really come from a family that was well off. Particularly for such families and such economic classes, इनके लिए education और ज़्यादा important होती है because education is a way towards upward social and upwards economic mobility. ये क्या terms होते हैं? Economics और sociology में ये terms होते हैं. Basically अगर कोई चीज़ किसी को economic class में ऊपर लेके जा सकती है या फिर social classes में ऊपर लेके जा सकती है, वो चीज़ उन्हें mobility दे देती है इन classes में. And one of the primary things that achieves this is education. अगर कोई ऐसी area में पैदा होता है जहां पे इतनी डेवलपमेंट नहीं है और वो इतने वेल टू डू नहीं है, अगर कोई इंसान समहाउ IIM अहमदाबाद जाके MBA कर ले इस जगह से, उसने अपनी पूरी फैमिली का फ्यूचर बदल डाला है बाय द वर्च्यू ऑफ गेटिंग दैट एजुकेशन, बिकॉज नाउ ही और शी इज गोइंग टू बी क्वालिफाइड फॉर जॉब्स दैट आर गोइंग टू पे देम सो मच, दैट आर गोइंग टू गिव देम सो मेनी अपॉर्चुनिटीज कि उनकी आगे आने वाली जनरेशंस की जिंदगियां भी बदल जाएंगी. सो ऐसे बैकग्राउंड्स के लिए एजुकेशन बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल इंडिविजुअल, लेकिन इधर इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो और ग्रेटर इंपॉर्टेंस दे देती है. He was sent to America at 22 to study surgery and medicine, returning at 30 as a famous surgeon and scientist. Basically क्या होता है बोलोगे सर 22 में क्या उसने इतने सारे ड्रॉप ईयर लिए थे नीट के लिए? नहीं गाइज,
हमारे यहाँ एमबीबीएस होती है, स्ट्रेट आफ्टर स्कूल आप एमबीबीएस कर सकते हो, 5 साल बाद आपको डिग्री मिल जाएगी, फिर आप 2 साल की एमडी कर लो, यू बिकम अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर। लेकिन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पहले 4 साल बैचलर्स करो, उसके बाद ही आपका प्रॉपर मेडिकल स्कूल शुरू होगा। मतलब 4 साल करा बैचलर्स डिग्री इन बायोलॉजी और व्हाटएवर, उसके बाद आपको 5 साल लगाने हैं एमबीबीएस टाइप डिग्री में, 2 साल लगाने हैं आपको किसी सुपर स्पेशलाइजेशन या एमडी में, फिर जाके आप डॉक्टर बनोगे। ठीक है, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ये सिस्टम फॉलो होता है। तो इधर भी यही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपनी डिग्री उन्होंने इनिशियली जापान में कर ली, उसके बाद वो अमेरिका चले गए अपनी एमबीबीएस इक्विवेलेंट डिग्री करने, सर्जरी एंड मेडिसिन पढ़ने, एंड देन 8 years लेटर वो जापान वापस आते हैं। बट बाय दैट टाइम ही हैज बिकम अ फेमस सर्जन एंड अ साइंटिस्ट। ओनली इन 8 years उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, विच इज इन इटसेल्फ अ बिग अचीवमेंट। लेकिन नॉट जस्ट दैट, ही बिकेम अ वेरी फेमस सर्जन एंड अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। मतलब नॉट ओनली वाज ही स्किल्ड एट लाइक द प्रैक्टिकल सर्जरी लेवल, साइंटिस्ट भी वो फेमस बन चुके थे। मतलब वो मेडिकल रिसर्च में काम करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि डॉक्टर सदाओ होकी कितने ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है। लेकिन इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी लाइफ आपको प्रॉब्लम जरूर देगी। जितने भी आप गिफ्टेड हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफ्यूज नहीं होगे। एंड में आपको पता चलेगा कि डॉक्टर सदाओ होकी को खुद ही नहीं पता चलता कि वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यह चीज मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, बट जस्ट कीप दिस इन माइंड कि डॉक्टर सदाओ होकी इन रियलिटी बहुत ही बढ़िया, वेल रेड, फेमस इंसान है। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द जापानीज ट्रूप्स बिकॉज ही वाज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी एंड बिकॉज द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, मेकिंग सदाओ इंडिस्पेंसिबल, जो एक एनसीईआरटी का कीवर्ड है। जब भी आप स्पीड सीरीज में ये कोटेशंस देखोगे, प्लीज रिमेंबर ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से ली गई हैं और आपको आंसर्स में ये वर्ड्स और ये लाइंस बहुत हेल्प करेंगी। अब आप पूछोगे सर ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड का क्या मतलब है? रिमेंबर एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर आई टोल्ड यू दैट दिस स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो उस टाइम पे ऑल द मिलिटरी एज मेल्स इन गुड फिजिकल कंडीशन ड्राफ्ट किया जाता था टू पार्टिसिपेट इन दीज वॉर्स, बिकॉज डिमांड बहुत ज्यादा हो जाती है फॉर सोल्जर्स ड्यूरिंग अ वॉर। पूरी मेल पॉपुलेशन को ऐड कर दिया जाता था इन वॉर्स में, तो उन्हें ड्राफ्ट करा जाता था और उन्हें अब्रॉड भेजा जा रहा था। बिकॉज आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 में 2 फैक्शंस बन चुकी थी एंड मल्टीपल कंट्रीज वर अ पार्ट ऑफ ईच फैक्शन। एक रीजन ये था कि उसे क्यों नहीं भेजा गया, ये 2 मार्कर्स में पूछा जाता है, तो उसमें एक रीजन आप ये दोगे। और दूसरा रीजन था बिकॉज द ओल्ड जनरल, मिलिट्री में एक रोल होता है जनरल का, माइट नीड एन ऑपरेशन एंड दिस मेड सदाओ इंडिस्पेंसिबल। मतलब हम किसी और को सदाओ दे नहीं सकते, हम सदाओ को निकाल नहीं सकते अपने आईज से। वी कैन नॉट हैंड ओवर सदाओ टू एनीवन, ही इज ऑफ utmost importance, utmost value to us। मिलिट्री के जनरल को, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट पे है, उसे एक ऑपरेशन की जरूरत थी एंड ऑब्वियसली यू नो द मोर इंपॉर्टेंट somebody is, the more perfect medical resources these people get। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पीपल गेट द बेस्ट डॉक्टर्स एंड दीज बेस्ट डॉक्टर्स बिकम इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल का मतलब utmost valuable, इससे ज्यादा कुछ वैल्यू हो ही नहीं सकता, बिकॉज इन लोगों में इतना ज्यादा स्किल है, इतने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं कि दे आर द वर्ल्ड्स बेस्ट सर्जन्स। अगर ये ट्रीट कर रहे हैं जनरल को या किसी को भी, तो उस सर्जरी के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अनलाइक द टाइगर किंग वाले डॉक्टर्स, इफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी। ठीक है, सो 2 रीजंस याद रखना। नंबर 1, वो एक डिस्कवरी को परफेक्ट कर रहा था। काफी लोग पूछेंगे सर डिस्कवरी को परफेक्ट करने का क्या मतलब है? रिमेंबर ही इज अ साइंटिस्ट एज वेल, ही इज अ मेडिकल रिसर्चर, सो ही वाज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी व्हिच कुड रेंडर वुंड्स क्लीन। ये भी एक एनसीईआरटी आपकी लाइन है। तो ये इस डिस्कवरी को परफेक्ट कर रहा था। बेसिकली अगर वो उसे परफेक्ट कर पाता तो मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते। सो दैट इज हिज एस्पेक्ट एज अ साइंटिस्ट। नंबर 2, हिज एक्सीलेंस एज अ सर्जन व्हिच द जनरल नीडेड। सो दोनों सदाओ होकी की ब्रिलियंस के एस्पेक्ट्स आपको इधर दिख जाते हैं एज टू व्हाई ही वाज नॉट सेंट अब्रॉड विद द जापानीज ट्रूप्स। एक दिन वो अपने वेरांडा पे था एंड सदाओ एंड हिज वाइफ हैना डिस्कवर अ वुंडेड व्हाइट मैन फ्लंग अप फ्रॉम द सी। अब आप पूछोगे सर ये हैना कहां से आ गई? बेसिकली हैना उनकी बीवी हैं जिनसे उनकी मुलाकात अमेरिका में हुई थी। अमेरिका में हुई थी, लेकिन ये एथनिकली और नेशनली जापानीज हैं, तो इनकी शादी की स्टोरी भी एनसीईआरटी में काफी ज्यादा लिखी गई है, लेकिन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट। बट आफ्टर दिस लेक्चर जस्ट हैव अ लुक एट द एनिमी का एनिमेटेड वीडियो बाय ग्रैंड कैट। एक दिन वो और उनकी वाइफ हैना एक वुंडेड व्हाइट मैन को डिस्कवर करते हैं फ्लंग अप फ्रॉम द सी।
सदाओ एंड हैना अपने वेरांडा पे थे एंड देन दे सी दिस वेरी शेडी सा फिगर इमर्ज फ्रॉम द मिस्ट एंड स्टैगर अ फ्यू स्टेप्स बिफोर फॉलिंग ऑन हिज फेस। वो देखते हैं ये सी में कौन सा आदमी है। यूजुअली वो देखते थे यार ठीक है वॉर चल रहा है, शिप्स आ रही हैं, ये हो रहा है, ऑब्वियसली हम कोस्ट के पास रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप किसी इंसान को वेव्स के करंट में स्विम करते हुए देखना तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे। तो उन्होंने एक बेसिक सा मिस्टी सा फिगर देखा और उन्होंने देखा ये इंसान ऐसे स्ट्रगल कर रहा है और एकदम आके वो गिर गया फॉलिंग ऑन हिज फेस। दे इनिशियली बिलीव हिम टू बी अ फिशरमैन हु वाज वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट। उन्हें लगा यार ठीक है जापान में इतने सारे फिशरमैन हैं जो इधर उधर आते रहते हैं इन आइलैंड्स के आसपास, कोस्ट के आसपास, हो सकता है ये वन ऑफ द फिशरमैन हो जिसकी बोट इधर उधर हो गई हो एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो स्ट्रगल करके इधर आ गया है। बट दिस इन रियलिटी कुड नॉट बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। लेकिन ट्रूथ था क्या? दे रन डाउन टू द लोनली रॉक स्ट्रूअन कोस्ट जहां पे कोई नहीं होता, जहां पे बेसिकली कोई नहीं होता और बहुत सारे रॉक्स हैं, इट इज वेरी रॉकी। एंड व्हेन दे रीच द मैन दे सी अ स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू द सैंड ऑन हिज साइड। सैंड के थ्रू उनको रेड मार्क्स दिखते हैं basically because वो नीचे गिर गया था, so because of that there is a lot of sand on him and through the sand they can see red soaking stains। इससे हमें पता चलता है it is blood, he has been hurt। Upon turning the man's head, क्योंकि वो अपने फेस पे गिरा था सो दे आर चेकिंग हिम फ्रॉम द बैक, तो जब वो उसका फेस मोड़ते हैं उन्हें पता चलता है ये कोई जापानीज इंसान नहीं है। वो शॉक हो जाते हैं व्हेन दे रियलाइज ही इज अ वाइट मैन। इसके यूरोपियन फीचर्स हैं, यूरोपियन फीचर्स एथनिकली हैं, जिसका मतलब है ये एनिमी है विद लॉन्ग येलो हेयर एंड अ रफ येलो बियर्ड। इससे हमें पता चलता है ही हैड ब्लॉन्ड हेयर, जो जापानीज पॉपुलेशन में बहुत ही ज्यादा रेयर है। अगर आप जापानीज लोगों को देखो तो उनके फेशियल फीचर्स यूरोपियन से बहुत ज्यादा अलग हैं, व्हाइट अमेरिकन से बहुत ज्यादा अलग हैं, जिनमें आप नोटिस करोगे ब्लॉन्ड हेयर भी होता है, जिंजर रेड हेयर भी होता है, ब्लैक हेयर भी होता है, ब्राउन हेयर भी होता है, डार्क ब्राउन हेयर होता है। ब्लैक हेयर को वैसे डार्क ब्राउन हेयर ही बोला जाता है, डार्क ब्राउन हेयर ही होता है, ब्लैक हेयर एग्जिस्ट नहीं करता। यस, द मोर यू नो। अनकॉन्शियस एंड बैडली वुंडेड, बेसिकली वो होश में बिल्कुल नहीं था, ही हैड फेंटेड एंड ही वाज बैडली वुंडेड, उसमें बहुत ज्यादा चोटें आ चुकी थी। द मैन इज आइडेंटिफाइड एज अ सेलर फ्रॉम अ यूएस नेवी वॉरशिप, अ प्रिजनर ऑफ वॉर। क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 में जापान और यूएस ऑपोजिट साइड्स पे थे, इसमें ये डिस्कवरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दे हैव एक्चुअली फाउंड अ प्रिजनर ऑफ वॉर। प्रिजनर ऑफ वॉर का क्या मतलब होता है? वॉर के दौरान अगर किसी एनिमी कंट्री के सोल्जर को कैद कर लिया जाए तो उसे प्रिजनर ऑफ वॉर POW बोला जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के टर्म्स में। तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि कोई यूएस नेवी के वॉरशिप में इधर उधर जाने वाला सेलर, अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी, हमारे घर के पास आ जाएगा। अब ये कितनी बड़ी समस्या हो गई है, बिकॉज रिमेंबर ये लोग जापानीज हैं। अगर कोई अथॉरिटी इन्हें देख ले कि भाई ये क्या हो रहा है, आप किसी वाइट प्रिजनर ऑफ वॉर को क्यों छू रहे हो, तो उन पे बहुत ज्यादा सवाल उठ सकते थे। द मॉरल डिलेमा इधर शुरू हो जाता है, जो इस पूरी स्टोरी का सेंट्रल फोकस है, और क्लास 12 इंग्लिश में ऑलमोस्ट सारे दी एनिमी के क्वेश्चंस इस डिलेमा से ही स्टेम करते हैं। तो अभी के अभी ग्राइंड कार्ड को सब्सक्राइब कर दो, बहुत बढ़िया कंटेंट इंग्लिश का इधर आता रहता है और अदर सब्जेक्ट्स का भी। बट इफ यू लाइकिंग दिस लेक्चर सो फार, आई वुड रियली अप्रिशिएट इट इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ग्रैंड कैट। ओके, सदाओ एंड हैना फेस एन एगोनाइजिंग चॉइस जो उन्हें बहुत ज्यादा ट्रबल करती है, बहुत ज्यादा फियर में रखती है और जो उन्हें इवेंचुअली दुखी भी बना देती है। क्या हम इस एनिमी सोल्जर की जान बचाएं एज अ ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी, कि भाई हम इंसान हैं वो भी इंसान है और हम डॉक्टर्स हैं। बाय द वे, जब आप डॉक्टर बनते हो, जब आप ग्रेजुएट होते हो, तो आपको एक चीज लेनी होती है जिसे हम हिपोक्रेटिक ओथ कहते हैं। हिपोक्रेटिक ओथ में बहुत सारी चीजें होती हैं, दैट यू विल नॉट कॉज हार्म, दैट यू विल हेल्प द पेशेंट व्हेन ही और शी इज सिक। तो उनके अंदर की जो इंस्टिंक्चुअल ट्रेनिंग है वो चाहती है कि यार एट द एंड ऑफ द डे ये तो हमारा एक फेलो ह्यूमन बीइंग है, ये एक पेशेंट है और हम डॉक्टर्स हैं। हैना भी बाय द वे एक डॉक्टर ही है, दे मेट इन मेडिकल कॉलेज। तो उनके अंदर का इंस्टिंक्ट तो यही होता है एज अ डॉक्टर कि ये हमारी ड्यूटी है एज अ ह्यूमन बीइंग दैट इज ह्यूमैनिटेरियन एंड एज अ डॉक्टर दैट हैज टेकन द हिपोक्रेटिक ओथ। बट एट द सेम टाइम ये कॉन्फ्लिक्ट करता है विद आवर ड्यूटीज एज पेट्रियट्स, विद आवर ड्यूटीज एज जापानीज सिटीजन्स, क्योंकि हमें
में ये बोला जाता है कि ये हमारे एनिमी हैं और वॉर में ये हमारे लिटरल एनिमीज हैं, कि हमें बोला जाता है कि ये कंट्री के लोग हमारे एनिमी हैं। और जापान के पर्सपेक्टिव से देखो तो वर्ल्ड वॉर 2 में इस अपोजिंग कंट्री को एनिमी ही तो माना जाएगा एंड दूसरी कंट्री जापान को मानेगी अपनी एनिमी। तो यहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट डिलेमा शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर हम अपने पेट्रियोटिज्म को प्रायोरिटाइज करें और हमारे नेशनल इंस्टिंक्ट को देखें तो हमें इस इंसान को हैंड ओवर कर देना चाहिए टू दी अथॉरिटीज। लेकिन इसके बीच में ही एक डिलेमा आ जाता है एज आर ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी एज डॉक्टर्स कि हमें इसे ट्रीट तो करना चाहिए, इसकी जान बचानी चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसे हैंड ओवर कर दिया तो इसकी जान नहीं बचेगी। इसके पास कुछ ही मिनट है जिसमें हम इसे सेव कर सकते हैं। As Sadao's trained hands work to stop the bleeding with sea moss, basically सदाओ के trained hands एकदम काम करना शुरू कर देते हैं। बेसिकली जब आप किसी चीज को बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने एक चीज की ओथ ले रखी है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, आप एक वर्ल्ड फेमस सर्जन और साइंटिस्ट हो, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें होने लग जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यू नो इफ यू बीन प्लेइंग द पियानो फॉर ईयर्स, आप बचपन से पियानो खेल रहे हो, आपको सी डी ई एफ जी ए बी जो कीबोर्ड में होते हैं वो आपको लर्न करने की अब जरूरत नहीं है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, आप आंखें बंद करके प्ले कर सकते हो। You know, an example of that can be guitar as well. For me, it is like actual keyboard typing. बहुत लोग देख देख के टाइप करते हैं. I type very fast. I love typing बचपन से, तो मेरे को कुछ नहीं देखना पड़ता. I can close my eyes. इसको टच टाइपिंग कहते हैं, मैं आराम से टाइप कर सकता हूँ. तो जिस लेवल की आपकी एक एजुकेशन होती है या स्किल लेवल होता है किसी चीज में, उधर थॉट प्रोसेस नहीं आती आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. इट बिकम्स वेरी नेचुरल, सेकंड नेचर बन जाती है, आप फ्लो स्टेट में ये काम कर देते हो. तो इस टाइम पे बिकॉज हिज प्राइमरी ट्रेनिंग इज एज अ डॉक्टर, उसके हाथ अपने आप उसको ट्रीट करने में लग जाते हैं. ही कांट हेल्प इट. ठीक है, वेन यू आर हंग्री, यू हैव बीन स्टार्विंग, अगर आपको कोई ऐसा खाना भी मिल जाए जो आपको पर्टिकुलरली नहीं पसंद बट वो एडिबल है, आप खा लोगे, थॉट प्रोसेस इधर नहीं आएगी. ही एंड हैना डिबेट व्हाट टू डू. अब हम करें क्या? सदाओ सजेस्ट करता है इसको वापस हम सी में डाल देते हैं, बट नाइदर ऑफ देम कैन ब्रिंग देमसेल्व्स टू डू इट. अगर ये डॉक्टर्स नहीं होते तो इनके लिए डिसीजन ईजी होता, बिकॉज इनको कभी सिखाया नहीं गया होता कि आप किसी की जान बचाओ. Another thing to note here is, which many teachers will not tell you, is that the context of them having studied in America is very important. अमेरिका में इन्होंने हर एथनिसिटी के लोगों से पढ़ा होगा, एशियन से पढ़ा होगा, व्हाइट अमेरिकन से पढ़ा होगा, ब्लैक अमेरिकन से पढ़ा होगा, इंडियन से पढ़ा होगा, अलग अलग एथनिसिटीज के लोगों से पढ़ा होगा. लेकिन सिंस मेजॉरिटी पॉपुलेशन अमेरिका में व्हाइट लोग हैं, उन्होंने काफी इंटरेक्शन करी है व्हाइट लोगों के साथ. इनकी खुद की लैंडलेडी एक व्हाइट इंसान थी. तो इनके अंदर ये डिलेमा का सोर्स इनकी इंटरनेशनल एक्सपोजर से भी आता है, एंड नॉट जस्ट द फैक्ट दैट दे आर डॉक्टर्स. बाय द वे, ही एक्सप्लेन्स कि अगर हम इन्हें शेल्टर कर लें, अगर मैं इसको अपने घर में रख लूं, क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर ऑपरेट करा तो मुझे इसको रिकवरी के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए अपने घर में ही रखना पड़ेगा. अगर मैंने इसे शेल्टर कर लिया तो हम सब, वो कहते हैं सदाओ हो कि सदाओ है ना, हम दोनों अरेस्ट हो जाएंगे. बट इफ दे टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, दिस मैन विल डाई. वो कहते हैं एक हाथ पे देख मेरी बीवी है ना, अगर हम इसे रख लें तो हम ट्रबल में हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को ट्रबल से बचने के लिए इसको हैंड ओवर कर दें तो ये इंसान खत्म हो जाएगा. सो ये डिलेमा पैदा हो जाता है. डू वी प्रायोरिटाइज आवर ट्रेनिंग एज अ डॉक्टर और आवर ड्यूटीज एज अ जापानीज सिटीजन? सदाओ कन्फेस करता है that he has no personal care for the man. Basically, he is trying to convince himself कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. Because in a dilemma and in other things in life as well, when you know that you are probably not doing the thing that is aligned with you, you try to take an excuse and convince yourself of that excuse. Then he says, ये क्या, सारे के सारे Americans उसके enemy हैं. This is what Sadao Hoki says. However, because the man is wounded, his duty as a doctor clashes with his nationalistic loyalty. और यही तो डिलेमा है. वो एक डॉक्टर भी है तो उसे उसकी जान बचानी चाहिए, लेकिन वो एक जापानीज सिटीजन भी है और उसे अपने एनिमी को हैंड ओवर कर देना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम. हैना, डिस्पाइट हर रिपल्शन, ultimately declares then there is only one thing to do, we must carry him into the house. वो कहती है ठीक है यार, देख लेंगे बाद में, लेकिन अभी let's just try to save the immediate danger that this man is in. इसे अभी बचा लेते हैं, अभी के लिए बस इसे घर में ले आओ, बाद की बात में देख लेंगे. They decide they will simply tell the servants, basically उनके घर में servants काम कर रहे थे. Now the correct term to use here is going to be house help, लेकिन यहाँ पे NCERT में ही servants लिखा हुआ है. They intend to hand the man over to the police,
which they feel they must do for the sake of their children and Sadao's position as one of the most important people in Japan due to him being a very famous surgeon and a scientist. तो यहां पे हमें पता चलता है कि उन्होंने एक कलेक्टिव डिसीजन ले लिया है कि जो घर के सर्वेंट्स हैं बेसिकली वो भी घर में होंगे, उन्हें बोल देंगे कि हम इसे ले तो आए हैं लेकिन हमारी फुल इंटेंशन है कि हम इसे पुलिस को दे देंगे, which they feel they must do. अगर हमने ये नहीं किया तो हमारे चिल्ड्रन का फ्यूचर इन डेंजर हो जाएगा और जो सदाओ की इतनी हार्ड अर्न्ड पोजीशन है, उसने सालों लगा के अर्न करी है, वो भी वेस्ट में चली जाएगी एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दैट. तो अभी देख लेंगे, बाद में भी देख लेंगे क्या करना है. द फैमिली सर्वेंट्स नॉट ओनली फियरिंग द ड्रॉप इन देयर मास्टर्स रेप्यूटेशन एंड द शेम दैट विल ब्रिंग कि तुम ऐसे आदमी के लिए काम करते थे, बट ऑल्सो देयर ओन सेफ्टी एंड देयर ओन लव फॉर देयर कंट्री रिफ्यूज टू हेल्प विद द प्रिजनर एंड द सर्जरी दैट दीस पीपल आर अबाउट टू डू. सदाओ और हैना कैरी कर देते हैं द वेरी लाइट मैन. वेरी लाइट मतलब वेरी थिन, अंडरवेट, मतलब इससे हमें पता चलता है कि ये जो इंसान है काफी टाइम पहले कहीं वॉश अशोर हो गया हो या फिर उसने एस्केप कर लिया होगा, उसने काफी बहुत टाइम से खाना नहीं खाया है. बेसिकली वॉर में भी अगर आप देखोगे सोल्जर्स हैव वेरी लिमिटेड फूड बिकॉज दे कैन नॉट स्टॉप वर्किंग. They carry this very light man into their home, laying him on the matted floor of Sadao's deceased father's bedroom. तो अब सदाओ के फादर अलाइव नहीं है, तो जो उनका बेडरूम है वो एम्प्टी है, तो उधर वो मैटेड फ्लोर में उसे डाल देते हैं, उसे बेड पे नहीं डालते, which shows that even though they are helping the man, they are not really comfortable with it. वो उसको एक गेस्ट की तरह नहीं देख रहे कि ठीक है यार एक इंसान इतना घायल हो चुका है, हम उसे बेड पे लेके ही ट्रीट कर दें. नहीं, मैटेड फ्लोर पे काम हो रहा है. हैना सेंड्स फॉर यूमी, मतलब वो यूमी को बुलाती हैं जो उनके बच्चों की नर्स है, टू वॉश द मैन, कि भाई हमें इनके ऊपर सर्जरी करनी है, इतने टाइम से ये सी में है, रेत वेत लगी हुई है, उससे पहले इन्हें नहला दो. लेकिन यूमी फ्लैटली रिफ्यूज कर देती है और डिक्लेयर कर देती है, आई हैव नेवर वॉश्ड अ व्हाइट मैन, कभी भी मैंने किसी व्हाइट मैन की सर्विस नहीं करी, एंड इतने गंदे व्हाइट मैन, आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ व्हाइट मैन नाउ, मैंने कभी भी किसी व्हाइट मैन की सर्विस नहीं करी है और इतने गंदे व्हाइट मैन की तो अब मैं नहीं करूंगी. डर्टी का मतलब क्या है इधर? नॉट जस्ट द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द डर्ट, क्योंकि वो भाग के आया हुआ है, उसके ऊपर रेत वेत लगी हुई है, वो घायल है, बुलेट वुंड्स हैं उसके ऊपर खून लपटा हुआ है, बट ऑल्सो द फैक्ट डर्टी. व्हाइट मैन पहले डर्टी नहीं होगा, बट नाउ दैट दे आर एनिमीज, अब तो एक ऐसी डर्ट इनके ऊपर लग चुकी है जो हम धोने से इनकार करते हैं. लेकिन एक चीज जो आपको करनी चाहिए वो है एनरोलिंग इन द ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स. यस गाइस, अगर आप इंग्लिश में 100 मार्क्स तक लाना चाहते हो, 90 प्लस 95 प्लस लाना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट रिसोर्स है. इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन क्लास 12, येट द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट इन क्लास 12. ये सब्जेक्ट आपकी परसेंटेज को इतना ऊपर लेकर चला जाएगा, चाहे आपके बाकियों में कितने भी कम आ जाएं, ये आपकी परसेंटेज को बचा लेगा. और अगर बाकी सब्जेक्ट्स में आपके बहुत सारे नंबर आ रहे हैं तो ये और ऊपर लेकर चला जाएगा आपकी परसेंटेज को. इस कोर्स में आपको मिलने वाले हैं मेरे बनाए हुए नोट्स, मेरे बनाए हुए माइंड मैप्स, जो दुनिया के बेस्ट माइंड मैप्स हैं क्लास 12 इंग्लिश के और बेस्ट नोट्स है क्लास 12 इंग्लिश के. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा, सेल्फ पेस्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आराम से आप अपनी पेज पे कवर कर सकते हो. आंसर राइटिंग के मास्टर गाइडेंस वीडियोस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के वीडियोस, राइटिंग स्किल्स के वीडियोस विद द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट आई हैव लर्नड. गाइस, आई एम एन इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट ऑफ रामजोस कॉलेज. मैंने ये कॉलेज लेवल पे इंग्लिश पढ़ी है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं और आप देख ही रहे हो इस लेक्चर में. चेक आउट एवरीथिंग इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. सारी की सारी ज्वाइनिंग लिंक्स, हमारी ऐप की लिंक, वेबसाइट की लिंक, सब कुछ आपको मिल जाएगी. ये बेस्ट रिसोर्स है, कोई भी किताब विताब खरीदने की जरूरत नहीं है क्लास 12 इंग्लिश के लिए, कोई भी सैंपल पेपर्स लेने की जरूरत नहीं है क्लास 12 इंग्लिश की, अपार्ट फ्रॉम आवर्स जो आपको इधर मिल जाएंगे ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स इंग्लिश चैंपियन कोर्स में. अब वन ऑफ द सर्वेंट्स, द ओल्ड गार्डनर, जो हमें अज्यूम कर रहे हैं पीढ़ियों से सदाओ होकी की फैमिली के साथ काम कर रहा है, ऑल्सो वॉइसेस हिज डिसअप्रूवल. वो बोलता है कि भाई आप कर क्या रहे हो, स्टेटिंग दैट द सी एंड द गन हैव ऑलरेडी ट्राइड टू किल द मैन एंड दैट हीलिंग हिम विल ब्रिंग रिवेंज अपॉन देम. वो कहता है सबसे पहले वो सी में भटक गया और भटक भटक के इधर आ गया. सी ने भी उसको मारने की कोशिश करी है, करंट्स वरंट्स ने उसे खत्म करने की कोशिश करी है. नॉट जस्ट दैट, हमें ऑब्वियसली अभी तक पता चल जाता है कि उसकी जो मेजर इंजरी है वो एक बुलेट वुंड है, मतलब व्हाइल ही वाज ट्राइंग टू एस्केप प्रोबेबली सम सोल्जर शॉट हिम एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके पास एक बुलेट वुंड है. तो नॉट ओनली द सी, अ गन हैज आल्सो ट्राइड टू किल हिम. एंड अगर हम ऐसे इंसान को हील करने की कोशिश करें जो फेट लगी हुई है उसको एलिमिनेट करने में अकॉर्डिंग टू हिम, तो लोग हमारे ऊपर रिवेंज सीक करने लगेंगे. उन्हें लगेगा हमने एक एनिमी को बचा लिया है. और ऑलरेडी आप देख रहे हो कि
उसकी फेट उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो व्हाई आर यू ट्राइंग टू मेडल विद दीज अफेयर्स, प्लीज स्टॉप इट। सारे सर्वेंट्स बिलीव करते हैं कि सदाओ और हैना का जो टाइम था अमेरिका में हैज मेड देम फॉरगेट देयर लॉयल्टी टू देयर कंट्री, कि भाई अमेरिका में डॉक्टर बनने चले गए, वहां पे तुमने वाइट लोगों से बात कर ली, तो अब तुम क्या हमारे जापान को डिफाई करने लग जाओगे, हमारे जापान के अगेंस्ट हो जाओगे जिस कंट्री ने तुम्हें जन्म दिया है। हैना filled with anger at Yumi's stubbornness ends up washing the man herself. She takes matters into her own hands. वो कहती है जो आपको करना है कर लो, हम जब बाहर पढ़ते थे तब हमारे पास कोई हेल्प नहीं होती थी, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करना चाहते तो ठीक है, वो आपका डिसीजन है, लेकिन मैं खुद ही काम कर लूंगी। सारे के सारे सर्वेंट्स इसके अगेंस्ट होते हैं। द कलेक्टिव डिफायंस फ्रॉम द स्टाफ हाईलाइट्स द डीप सीटेड प्रेजुडिस ऑफ द टाइम। बेसिकली वॉर के टाइम पे बहुत ज्यादा घृणा पैदा हो जाती है। ऑब्वियसली जब कंट्रीज वॉर में होती हैं, ये एक बहुत ही ज्यादा मतलब इट्स अ गिवन कॉन्सिक्वेंस कि दोनों स्टेट्स की सिटीजनरी एक दूसरे को हेट करनी शुरू कर देगी, एंड प्लेसेस सदाओ एंड हैना इन एन इवन मोर प्रिकेरियस पोजीशन। प्रिकेरियस पोजीशन का मतलब एक ऐसी पोजीशन जो कभी भी टूट सकती है, अ पोजीशन दैट कैन फॉल एंड क्रम्बल एनी टाइम। बेसिकली उनकी सिचुएशन ऐसी बन चुकी है, अनस्टेबल सी सिचुएशन है, बहुत ज्यादा इंस्टेबिलिटी है उसमें, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। Therefore, in their balance of their dilemma कि हम इस साइड आएं या इस साइड जाएं, a life hangs in between। इस वाइट मैन की फेट, जिसका नाम बाय द वे टॉम है, इस वाइट मैन की फेट इनके डिसीजन ऑफ बैलेंसिंग के बीच में ही रुकी हुई है। सदाओ परफॉर्म्स अ डेलिकेट ऑपरेशन, बहुत ध्यान से वो ऑपरेट करते हैं ऑन द मैन, विद हैना असिस्टिंग हिम, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर थी, सॉलिडिफाइंग देयर कमिटमेंट टू सेविंग हिज लाइफ। वो कहते हैं यार बात की बातें हम बाद में देख लेंगे, ड्यू टू आवर ड्यूटी एज अ डॉक्टर टू सेव एनी पर्सन दैट्स इन फ्रंट ऑफ अस, हम अभी नहीं रुक सकते, हमारे हाथ अपने आप चल रहे हैं, हमें इसकी जान बचानी पड़ेगी। सीइंग द मैन्स फेंट पल्स, कि भाई इसकी जिंदगी शायद इसके हाथों से जा रही है, अभी ये जिंदा है लेकिन बाद में हमें नहीं पता इसके बारे में, इसकी जो पल्स है, इसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज्यादा फेंट मतलब स्लो हो रही है, इतनी इजीली हम उसे डिटेक्ट कर नहीं पा रहे, विच बेसिकली शोज कि उसकी जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेट कर रही है, और उसकी जो अपर बॉडी है, उसकी जो चेस्ट है वो कोल्ड होती जा रही है, उसका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, हमें अभी ही कुछ करना पड़ेगा। सदाओ डिसाइड करता है दैट ही मस्ट ऑपरेट, अ डिसीजन हैना फियर्स विल एंडेंजर देम ऑल, और यही चीज हमें सर्वेंट्स भी बताते हैं। सदाओ वेयरिंग हिज सर्जन्स कोट एंड विद हैना असिस्टिंग बिगिंस द ऑपरेशन, स्टेटिंग दैट इफ he stops, the man will surely die। समझ में आ जाता है कि अगर हमने इस इंसान की जान नहीं बचाई बाय ऑपरेटिंग ऑन हिम राइट नाउ, क्योंकि उसकी फेंट हो गई है पल्स और उसकी बॉडी ठंडी हो रही है, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये इंसान तो गया। इससे आपको पता चल रहा होगा इस डिलेमा में दे सर्टेनली डू हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स देयर प्रोफेशनल ड्यूटी, टुवर्ड्स व्हाट दे हैव बीन टॉट। रिमेंबर कि अ बिग पोर्शन ऑफ देयर एडल्ट लाइफ वाज स्पेंट इन अनदर कंट्री, जो इनकी अब एनिमी बन चुकी है, एंड दैट इज इन्फ्लुएंसिंग देयर डिसीजन एज मच एज देयर प्रोफेशन इज। ओके, सर्वेंट्स इस सबको देख के उस पूरे घर को, जिसमें ये सालों सालों से डेकेड से काम कर रहे हैं, अबैंडन द हाउस, एंड सदाओ कन्फाइड्स इन द जनरल हु ऑफर्स अ सरप्राइजिंग सॉल्यूशन। 7 दिन ऑपरेशन के बाद जो सर्वेंट्स थे, लेड बाय द ओल्ड गार्डनर, बेसिकली हमें पता चलता है जो सबसे ज्यादा इस घर में काम कर रहा है, सबसे ज्यादा सीनियर सर्वेंट है जो ओल्ड गार्डनर है, वो सबसे बात करता है और वो कहता है ये क्या कर रहे हैं, दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग द नेशन, हम छोड़ के जा रहे हैं, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, हमें शेम में नहीं रहना कि हमारे मास्टर्स ऐसे हैं, कोट एंड कोट मास्टर्स। टाइंग देयर बिलोंगिंग्स इन लार्ज स्क्वायर कॉटन हैंकरचीफ्स, बेसिकली उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो बैग्स खरीद पाएं, और ये एक लास्ट मिनट डिसीजन है, तो ऐसा भी नहीं है कि वो मार्केट में जाके लगेज खरीदें, उन्होंने बस हैंकरचीफ्स में बड़े बड़े में अपने सारी की सारी बिलोंगिंग्स बांधी और वो चले गए, विच बेसिकली शोज हाउ अनॉयड दे वर। उन्हें लग रहा था कि अगर हम और भी सेकंड्स इधर रुके, लगेज खरीदने की कोशिश करी, बॉक्सेस खरीदने की कोशिश करी, तो हम और अपने आप को ट्रबल में डाल रहे हैं ऐसे लोगों के घर में रह के। हैना अंदर ही अंदर इस सब को देख के डर जाती है कि यार ये अब चले गए हैं और ये हमसे बहुत ज़्यादा चिढ़ गए हैं, क्या ये जो हमारा सीक्रेट है कि हम इस इंसान को ट्रीट कर रहे हैं, इस प्रिजनर ऑफ वॉर को, क्या पता ये हमारे ऊपर स्निच ना कर दें, ये चीज़ें बता ना दें अथॉरिटीज़ को। बट शी डजंट शो इट बिकॉज उन्हें पता है घर में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंड आई मस्ट बी कमिटेड टू माई वर्क, एंड शी एंड सदाओ आर लेफ्ट अलोन टू डू ऑल द हाउस वर्क। अब उन्हें खुद ही अपना सारा काम करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो मेंटेन
इन दिस सिचुएशन। दैट आफ्टरनून एक ऑफिशियल मैसेंजर उनके घर पे आता है। मैसेंजर कौन? एक ह्यूमन मैसेंजर, एक मैसेज लेके आता है। एंड हैना इज कन्विंस्ड कि भाई ये गवर्नमेंट का कौन इंसान आ गया है इतने सेंसिटिव टाइम में। उन्हें लगता है इन सर्वेंट्स ने हमारी पोल खोल दी है। शी इज कन्विंस्ड दैट दे हैव कम टू अरेस्ट सदाओ फॉर व्हाट ही हैज डन। लेकिन रियलिटी बहुत अलग होती है। द मैसेंजर सिंपली हैज कम टू इन्फॉर्म सदाओ कि जो ओल्ड जनरल है वो बहुत ज्यादा दर्द में है। रिमेंबर दैट द जनरल नीड्स डॉक्टर सदाओ होकी टू ट्रीट हिम एंड नीड्स हिम एट द पैलेस। बेसिकली वो पैलेस में रहता है, विच शोज हाउ मच पावर दिस जनरल हैज। सदाओ ऑलरेडी डिस्ट्रेस में होते हैं तो वो जनरल के पास जाते हैं और उन्हें बता देते हैं, कन्फाइड कर देते हैं। कन्फाइड का मतलब अपनी सारी बातें बता देते हैं उन्हें अबाउट द सिचुएशन, बेसिकली टेकिंग हिम, ट्रस्टिंग हिम एट हिज वर्ड कि भाई मैं इस समस्या में हूं। एंड ही देन नरेट्स द एंटायर थिंग अबाउट द प्रिजनर। द जनरल, अ मैन सो अब्सॉर्ब्ड इन हिज ओन हेल्थ कि भाई मुझे तो सिर्फ अपनी पड़ी है, दैट ही वुड नॉट रिस्क हिज लाइफ बाय हैविंग सदाओ अरेस्टेड, ऑफर्स अ शॉकिंग सॉल्यूशन। वो सदाओ को कहता है कि मैं प्राइवेट असासिन्स भेज दूंगा सदाओ होकी के घर, तेरे घर में, टू क्वाइटली किल दिस मैन एंड टू डील विद दिस सिचुएशन फॉर यू। प्राइवेट असासिन्स, असासिन्स कौन होते हैं? जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है किसी को एलिमिनेट करने का। तो यहां पे आप देखो, अभी तक हम इस डिलेमा में फंसे हुए थे कि एक नॉर्मल रेगुलर सा डॉक्टर, मतलब इतना रेगुलर नहीं है, काफी टैलेंटेड, काफी वेल नोन है, वो इस डिलेमा में फंसा हुआ है कि मैं अपनी कंट्री को प्रायोरिटाइज करूं, माय ड्यूटीज एज अ कंट्री मैन, एज अ सिटीजन ऑफ जापान, या फिर अपनी प्रोफेशन, अपनी ह्यूमैनिटेरियन साइड को प्रायोरिटाइज करूं। लेकिन यहां पे जनरल, जो एक मिलिट्री में इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है जो ये इंसान होल्ड कर रहा है, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है ये कितनी ज्यादा ट्रीजन वाली एक्टिविटी है, कितनी ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक्टिविटी है, कितनी ज्यादा गलत एक्टिविटी है, बिकॉज ही इज अ जनरल, ही इज अ पार्ट ऑफ द मिलिट्री। तो इसकी आईज में तो ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही गंदी चीज है इसके लिए, बहुत ही बड़ा क्राइम है इसके लिए। लेकिन उसको तो सिर्फ अपनी पड़ी है। ही रियलाइजेज यार डॉक्टर सदाओ होगी, जो करना है करने दो, मुझे तो अपनी पड़ी है, मुझे तो अपनी हेल्थ को देखना है, मेरे को अपनी हेल्थ के लिए डॉक्टर सदाओ की जरूरत है, तो मैं प्राइवेट असासिन्स भेज दूंगा, वो इस इंसान को आराम से मार देंगे और तेरी सिचुएशन से डील कर लेंगे। सदाओ कहता है वाह क्या सॉल्यूशन दे दिया आपने। ही अग्रीज, थिंकिंग दैट दिस वुड बी द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द सिचुएशन एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट हिज फैमिली। उसके पास एक छोटी सी फैमिली है, डॉक्टर सदाओ होकी के पास यंग फैमिली है, वो ऑब्वियसली नहीं चाहता कि वो इन डेंजर हो। ऑब्वियसली जब से उसके सर्वेंट्स चले गए हैं उसके अंदर एक पैरानोया बैठ गया है कि कब वो उसके ऊपर स्निच करेंगे और कब वो अरेस्ट हो जाएगा। एंड ही कांट अफोर्ड दैट, ही नीड्स टू बी देयर फॉर हिज फैमिली। सदाओ का प्लान टू यूज द असासिन्स इज थ्वार्टेड, मतलब वो रुक जाता है, उसमें एक रुकावट आ जाती है व्हेन ही डिसाइड्स टू हेल्प द प्रिजनर एस्केप, showing his compassion has overcome his prejudices and the dilemma has been settled। वो चला तो जाता है जनरल के पास और जनरल के साथ आपको अब पता है क्या हो जाता है, लेकिन he becomes very uncomfortable with the idea कि कोई उसके घर में आके एक और इंसान की जान ले लेगा, जब इसी इंसान ने उस इंसान की जान बचाई है। और उसके अंदर का जो ये डिलेमा था कि मैं अपनी नेशनलिस्टिक लॉयल्टी को प्रायोरिटाइज करूं या फिर मैं अपनी ड्यूटी को देखूं एज अ ह्यूमैनिटेरियन डॉक्टर, रिमेंबर वो कभी भी एक रैशनल डिसीजन नहीं है। डिलेमास यूजुअली होते भी नहीं है। आप एक्टिवली ये नहीं सोच रहे होते कि मैं ये चूज करूं या ये चूज करूं। आपका रूह, आपका दिल आपसे बातें करता है और वो एक सबकॉन्शियस लेवल पे आपको स्टीयर करता रहता है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अंटिल एंड अनलेस द कॉन्फ्लिक्ट इज सेटल्ड। सदाओ वेट्स फॉर द असासिन्स टू कम फॉर 2 नाइट्स और ये 2 रातों सो नहीं पाता। जैसे जब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम रिजल्ट आ रहा होगा, लेट्स से अगले दिन बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ रहा है, आप रात को कामली नहीं सो पाओगे, थोड़ा स्ट्रगल करोगे, आपको कहीं जाना है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका, तो आप रिवाइज ही करते रहोगे, जल्दी उठ जाओगे, ये नॉर्मल सी चीज है। 2 रात वो सो नहीं पाता और 2 रातें बीत जाती हैं, लेकिन वो असासिन्स कभी आते ही नहीं है। एंड द अमेरिकन इज स्टिल देयर। वो धीरे धीरे टॉम रिकवर कर रहा है, उनसे उसकी बातें हो रही हैं। लेकिन ऑन द थर्ड मॉर्निंग ही फाइंड्स द मैन इन गुड स्पिरिट्स एंड नाउ ही इज वेल आफ्टर हैविंग शेव्ड हिज बियर्ड। वो देखता है यार ये खुद अपनी बियर्ड को शेव कर रहा है, अपने आप को ग्रूम कर रहा है, ये गुड स्पिरिट्स में है, इसका मतलब इसके अंदर वापस रिवाइटलाइज हो गया है, इसके अंदर वापस एनर्जी आ गई है। अब क्या करूं मैं? दिस इंसान इज नाउ अ फुली फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग, ही इज नो लॉन्गर अ पेशेंट, आई हैव ट्रीटेड हिम सक्सेसफुली, व्हाट डू आई डू नाउ? सदाओ रियलाइज करता है कि जो वो एंजाइटी है उसके अंदर, जो 2 रातें उसको बहुत बॉदर करी है, 2 रात अगर आप नहीं सोगे आपको पता है आपके साथ क्या होगा, ऑफ वेटिंग, एंड डिसाइड्स टू टेक मैटर्स इनटू हिज ओन हैंड्स। वो कहता है भाड़ में जाए यार ये जनरल जी, जिसने मुझे ये सब प्रॉमिस किया था कि मैं तेरी सिचुएशन से ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू नो इंसान पक जाता है।
वी हैव दिस ह्यूमन नीड कि हम लोगों से बेग करें हेल्प के लिए, वी ऑलवेज नीड असिस्टेंस फ्रॉम अदर पीपल कि भाई हमारी ये हेल्प कर दो, हमारे लिए वो कर दो। लेकिन आफ्टर अ वाइल यू रियलाइज दैट द सीक्रेट टू सक्सेस इन लाइफ एंड द सीक्रेट बिहाइंड गेटिंग व्हाट यू वांट इन लाइफ इज जस्ट बीइंग प्रोएक्टिव। इट्स रियलाइजिंग द फैक्ट कि अगर आपको कुछ चीज करना है तो आपको वो चीज करनी पड़ेगी। एंड आप कहोगे सर ऑब्वियस सी बातें हैं, क्या बोल रहे हो? No, what I mean is you need to be a go-getter. If you need to do something, then you need to do the things that will lead you to potentially have that thing someday. अगर आपको सिंगर बनना है, डोंट वेट फॉर समबडी टू कम एंड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। ग्रो योर फॉलोइंग, पोस्ट योर म्यूजिक, हर जगह प्ले करो, हर अपॉर्चुनिटी को लो, ताकि यू एंड अप बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एंड यू गेट द लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी दैट यू डिजर्व। अगर आपको क्लास 12 इंग्लिश में नंबर लाने हैं, ग्रैंड अकेड से पढ़ते रहो, खुद पढ़ो, बट मेक दैट डिसीजन कि हम रात को 1 घंटा इंग्लिश रोज पढ़ेंगे, जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूं। माय डियर चैंपियंस, इफ यू वांट एनीथिंग आउट ऑफ लाइफ, वेदर दैट इज मार्क्स और some success in some field, make your own way, learn to be independent। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे लोगों के साथ काम नहीं करोगे, दूसरी अपॉर्चुनिटीज को नहीं लोगे, बट इफ यू कांट फाइंड एन अपॉर्चुनिटी, मेक इट फॉर योरसेल्फ। इफ यू वांट समथिंग, गो एंड गेट इट, ऑब्वियसली विद इन रीजन। गलत कामों में मत पड़ना। ओके, अगर मेरी मोटिवेशनल स्पीच अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मुझे बताना कि आपको दी एनिमी में से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है इन द कमेंट्स। ऑलराइट, He quietly drags his boat to the shore, stacking it with food, water and 2 quilts। तो सदाओ होकी अपनी बोट को लेता है, एंड सिंस वो कोस्ट पे रहते हैं तो जहां पे सी और लैंड मीट करता है, शोर पे वो उसको लगा देता है और उस बोट के अंदर बहुत सारा खाना, पानी और 2 रजाइयां डाल देता है। वो उस यंग व्हाइट मैन को बोलता है कि तू जा, निकल जा यहां से, आई कैन नॉट डील विद यू एनी मोर। वो ऐसे ही बोल रहा होगा, बट अंदर ही अंदर, एज आई सेड, ये जो डिलेमा है ये एक सबकॉन्शियस लेवल पे सॉल्व हो रहा है। ही इज नॉट बॉदर्ड बाय द फैक्ट कि वो 2 रातें नहीं सो पाया तो उसके अंदर स्ट्रेस है, बट ही इज मोर बॉदर्ड अबाउट द फैक्ट दैट ये डिसीजन इसके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड ही रियलाइजेस दैट ही इज नॉट होल्डिंग अप टू व्हाट ही हैज बीन टॉट एज अ डॉक्टर, एंड दैट इज नॉट अलाइनिंग विद हिज पर्सनैलिटी एंड हिज values in life. That is what doesn't allow him to sleep. Not that the assassins are not coming, but that उसके अंदर वो ability नहीं हुई कि वो अपना खुद का प्लान बना पाए और वो लोगों से डरे ना। He instructs the young man कि तू इस बोट को ले और एक नियर बाय अनफोर्टिफाइड आइलैंड में चला जा और वेट करियो, जब एक कोरियन फिशिंग बोट उधर आएगी वो तेरी हेल्प कर देगी। यंग मैन जापानीज क्लोथ्स में ड्रेस हो जाता है, बेसिकली टू कंसील हिमसेल्फ, एंड रैप्स हिज हेड इन अ ब्लैक क्लॉथ, ताकि कोई उसे एक व्हाइट ब्लॉन्ड मैन की तरह आइडेंटिफाई ना कर पाए। सदाओ का हैंड शेक करता है विद वार्मथ और चला जाता है। वो उसे इनडायरेक्टली ऐसे थैंक ही कर रहा है कि आपने मेरी जान बचा दी, मैं कहीं पे भी स्ट्रैंडेड हो सकता था और लोग मेरे साथ पता नहीं क्या क्या करते, लेकिन आपने मुझे सेव किया है। आफ्टर द मैन्स बोट डिसअपीयर्स, सदाओ सीज वन लास्ट फ्लैश ऑफ लाइट फ्रॉम द शोर एंड नोज ही इज सेफ। बेसिकली सदाओ उसे एक फ्लैशलाइट दे देता है और उसे बता देता है कि हम कम्युनिकेट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस फ्लैशलाइट से कम्युनिकेट कर लेंगे। बेसिकली अगर तू एक बार करेगा रात को, मुझे पता चल जाएगा तू सेफ है, अगर तू 2 बार करेगा, पता चल जाएगा तुझे खाने वाने की जरूरत है, तो हम तेरी कुछ हेल्प कर पाएंगे। यहां पे मैं एनसीईआरटी का एक्सपर्ट भी लगा दूंगा आपके लिए। अब a week after a successful emergency operation on the general, Sadao tells him that the prisoner has escaped। वो बोलता है सर आप कह रहे थे कि आप assassins को भेजोगे और वो eliminate करेंगे, मैंने तो आपको ट्रीट भी कर दिया है, you are fine now। Now I want to tell you कि कोई आया ही नहीं और वो भाग के चला गया मेरे घर से। The general with now all the energy in the world actually, because उसका ऑपरेशन हो चुका है, तो look, not only did he save the life of an American prisoner of war, he has also saved the life of one of Japan's most important people in the military, the general। तो उसने दोनों केसेस में अपनी ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटी को फुलफिल कर दिया है। The general with some energy asks, did I not promise him that I would kill him for you? तो वो बोल रहे हैं हाँ यार, I think मेरे को याद तो आ रहा है कि मैंने तेरी मदद करने की बात करी थी कि मैं उसे एलिमिनेट कर दूंगा, बट देन वो एडमिट करता है that he was so absorbed in his own pain, बट वो कहता है यार मैं इतना absorbed था अपनी पेन में that he thought of nothing but himself and forgot his promise। तो इससे पता चलता है you know people are at war, this guy is one of the most important people in the military, but at the same time इसको ये नहीं अकर रहा कि कोई अमेरिकन prisoner of war एक जापानीज इंसान के घर में
में रह रहा है, उस जापानीज इंसान ने उसकी जान बचा ली है, उसको ये कुछ फर्क नहीं पड़ता। व्हेन इन फैक्ट ऑल दीज थिंग्स शुड मैटर टू द जनरल, बिकॉज जनरल के लिए कोई डिलेमा नहीं है। जो उसकी नेशनलिस्टिक लॉयल्टी है वही उसकी प्रोफेशनल लॉयल्टी है, बिकॉज दोनों एक ही चीज को सर्व कर रहे हैं, विच इज द कंट्री ऑफ जापान। लेकिन यहां पे भी उसे सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, वो अपने दर्द में इतना ज्यादा रहता है कि जो उसे इंपॉर्टेंट चीजें अकर करनी चाहिए, जो उसने प्रोमिसेस मेक करे हैं टू अ मैन दैट हैज लिटरली सेव्ड हिज लाइफ, वो उसको समझ ही नहीं आते, समझ नहीं आते छोड़ो, उसको याद ही नहीं रहते। सदाओ अब समझ जाता है कि जनरल अपनी जिंदगी में इतना अब्सॉर्ब्ड है, अपनी हेल्थ में इतना अब्सॉर्ब्ड है कि उसे और कुछ अकर नहीं करता, एंड दिस हैज मेड हिम परफेक्टली सेफ, बिकॉज उसको ये कभी अकर भी नहीं करेगा कि सदाओ होकी ने ही उसकी एस्केप में हेल्प करी है। उसको तो लगता है अच्छा वो भाग गया होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बस नाम का जनरल हूं। सिंपली मर्मर्स, आई वंडर्ड योर एक्सेलेंसली। वो कहता है हाँ भाई मेरे को कुछ बोलना नहीं है, मैं बोल दूंगा हाँ मैं सोच रहा था आपने किसी को क्यों नहीं भेजा योर एक्सेलेंसी। वो कहता है मैं इसकी अथॉरिटी में मान लूंगा, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चला गया है, मैं तो बच चुका हूं। That night Sadao searches the sea for any sign of a light, finding none, कि भाई वो उधर है ही नहीं, वो चला गया है, confirming the prisoner's escape कि कोई कोरियन बोट आई और उसे ले गई। He stands on his veranda and his mind, although without reason, recalls the other white faces that he had known in America। अब देखिए वो वेरांडा में फिर से वापस आ गया है जहां पे उसे फर्स्ट टाइम टॉम मिला था, जो यहां पे व्हाइट मैन है, एंड हिज माइंड although without reason, मतलब कोई रीजन नहीं है, एंड दैट इज व्हाट आई एम alluding to here। बहुत सारे लोग आपको ये सब नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, इंग्लिश ऑनर्स पढ़ने का कुछ तो फायदा है कि ये छोटी छोटी चीजें आपको बता देती हैं कि ये जो डिलेमा है सबकॉन्शियस लेवल पे है, कोई रैशनल डिलेमा नहीं है। यहीं पे देख लो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है although without reason। बाय द वे डोंट फॉरगेट to check out Grand Acad Pro Max course with reason and subscribe to Grand Acad with reason. Links are in the pinned comment and description. He recalls the other white faces he had known in America. अभी तो उसका जो सबसे recent white face है वो टॉम का है, लेकिन जब वो अमेरिका में पढ़ रहा था वो बहुत सारे white लोगों से मिला था। He remembers his old professor जिसने उसको मेडिसिन सिखाई है, और उसकी silly talkative सी वाइफ, बेसिकली वो फन वे में कह रहा है कि वो कितने अच्छे लोग थे। मर्सी का कॉन्सेप्ट मतलब है कि अगर कोई इंसान आपके सामने है and you have the ability to crush them, you don't do that, you have some empathy for them. Repulsive landlady whom he despised का मतलब उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उस लैंडलेडी ने भी उसकी मदद करी थी। So this shows that even the people that you have prejudices towards, the people that you hate for whatsoever reason, we've been taught to hate a lot of things. हमें भेदभाव बचपन में ही सोसाइटी सिखा देती है, लेकिन उस भेदभाव का मोस्ट केसेस में कोई रैशनल रीजन नहीं होता, बहुत ही अलग अलग रीजंस होते हैं जो कल्चरली हमें सिखा दिए जाते हैं। एंड दिस डजंट जस्ट अप्लाई टू नेशनैलिटीज, दिस अप्लाइज टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन आइडेंटिटी। आपको एक टाइप की चॉकलेट पसंद है, दूसरे को एक टाइप की चॉकलेट पसंद है। लेट्स से मेरे को डार्क चॉकलेट पसंद है, आपको शुगर वाली चॉकलेट पसंद है, मैं आपका मजाक उड़ाऊंगा, तू तो शुगर चॉकलेट खाता है, ये तो चॉकलेट भी नहीं होती। अच्छा भाई मैं तो ब्लैक कॉफी पीता हूं, आई ड्रिंक एन एफिकाटो अमेरिकानो ब्ला ब्ला ब्ला। अरे तू क्या शुगर डाल के मिल्क शेक वाली कॉफी? वी विल हैव टू जज पीपल विदाउट रीजन भाई, दे लाइक व्हाट दे लाइक, हु आर वी टू जज? He concludes the story with a final lingering thought. Strange, he thought. I wonder, quote unquote, why I could not kill him. At the end of the day वो सोचता है कितना स्ट्रेंज है कि जब मुझे पता है मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, सो कोट अनकोट, तो मैं वो क्यों कर रहा हूं, मैं उसे मार क्यों नहीं पाया? अभी तक उसे समझ नहीं आया है। All of his decisions were coming from a deeper source, coming from his internal self and not from his rational mind. A lot of the things that we consider to be rational and reasons are also things that are taught to us. अगर आप किसी और के पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखोगे तो आपके अपने ऊपर एक अलग ही ओपिनियन फॉर्म हो जाएगा। पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बताया जाता है सब नजरिए की बात है, क्वाइट लिटरली सब नजरिए की बात है। लेट्स से बटर चिकन में आप क्रीम डाल रहे हो, उसके लिए एक बहुत बढ़िया लॉजिक आपको कोई शेफ सिखा सकता है कि इस क्रीमी टेक्सचर से पूरा टेस्ट ही बदल जाएगा बटर चिकन का। बट अ फिटनेस कोच माइट टेल यू कि अगर आप उसमें क्रीम डालते रहोगे तो उस बटर चिकन की कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी और आप वेट कम नहीं कर पाओगे। सो दैट इज द थिंग, जब आप वो क्रीम डाल रहे हो आपके अंदर ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, मे बी रैशनली चले, मे बी सबकॉन्शियसली चले, लेकिन आप एक डायरेक्शन के टुवर्ड्स चले ही जाओगे और वो आपको समझ ही नहीं आएगी। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, इतनी डीप बातों में आप सोचो लोगों को क्या क्या बॉदर करता होगा। एंड दैट डिलेमा इज एग्जैक्टली व्हाट दिस चैप्टर वाज अबाउट, बट विद सो मच टू लर्न फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस गाइज। आपकी लाइफ में क्या डिलेमास हैं आप मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना, एंड डू टेल मी व्हाट यू लर्नड फ्रॉम दिस चैप्टर
chapter. But before that, I want to give you the key vocab of the chapter. Basically, हर स्पीड सीरीज के लेक्चर में मैं आपको कीवर्ड्स देता हूं जो एनसीईआरटी में यूज किए गए हैं, पर्ल एस बक ने यूज किए हैं. अब यहां पे देख सकते हो ये सारे हैं. यहां पे आपको एग्जैक्ट कोड भी मिल जाएगा जहां पे एनसीईआरटी में ये मेंशन्ड है. तो यहां पे वर्ड है, यहां पे डेफिनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अब कंक्लूड कर लेते हैं भाई. द एनिमी बाय पर्ल एस बक एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी है जिसने मास्टरफुली, माइट आई से, मतलब आई डोंट यूज दिस वर्ड लाइटली, लेकिन व्हाट अ स्टोरी पर्ल एस बक हैज रिटन. मास्टरफुली एक्सप्लोर्स द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रोफेशनल ड्यूटी एंड नेशनल एलिजियंस. डॉक्टर सदाओ के अंदर एक डाइकोटमी होती है, एक डिलेमा होता है कि वो कौन सी आइडेंटिटी को प्रायोरिटाइज करें, एंड दैट अ शेयर्ड सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी कैन ट्रांसेंड द बाउंड्रीज ऑफ वॉर. चाहे हमें कुछ भी सिखाया जाए, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपने इंसान के लिए, फेलो इंसान के लिए कुछ भी फील करते हो, वो एक डीपर सेंस ऑफ सेल्फ से आपके अंदर आ रहा है. और हमारे अंदर एवोल्यूशनरीली ये इंस्टिंक्ट है कि हम एक दूसरे की मदद करें. ऑल राइट, हिज इनिशियल हेजिटेशन एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मिरर्ड बाय हिज वाइफ हैना's fears, उसको भी वो फील होता है. वो हमें दिखाता है कि प्रिजनर ऑफ वॉर टॉम की हेल्प करके उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया था. उसके बावजूद भी यू नीड टू अंडरस्टैंड दे वर नॉट ओके विद इट. लेकिन समवेयर उनके अंदर की जो ट्रेनिंग थी, उनके अंदर की जो इंसानियत थी, दे डिड नॉट हैव एनी अदर चॉइस. उनकी लाइफ की ट्रेनिंग, उनके पर्सपेक्टिव्स इन लाइफ, दे रैशनली न्यू दैट दे वर डूइंग द रॉन्ग थिंग, बट दे वेंट अहेड एंड डिड इट एनीवे. द रिफ्यूजल ऑफ द सर्वेंट्स टू हेल्प देम एंड द सेल्फ सर्विंग नेचर ऑफ द जनरल हाईलाइट द सोसाइटल एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स दैट सदाओ हैड टू ओवरकम. एक टाइम पे वो इतना फियर कर रहे थे कि ये जो हमारे सर्वेंट्स हैं ये हमें छोड़ के चले गए, अब हम अपना घर कैसे चलाएंगे, ये तो हम पे स्निच भी कर सकते हैं. और जनरल जो सबसे ज्यादा लॉयल होना चाहिए अपनी कंट्री के पर्सपेक्टिव से, वो बिल्कुल ही लॉयल नहीं है. ये दिखाता है उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया. अल्टीमेटली सदाओ का डिसीजन टू हेल्प द मैन एस्केप एंड हिज फाइनल लिंगरिंग क्वेश्चन, कोट अनकोट, आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम, इज द स्टोरीज मोस्ट पावरफुल मोमेंट. क्योंकि इधर सदाओ एक सेल्फ डिस्कवरी वाले मोमेंट में अपने आप को बता देता है, द ट्रायम्फ ऑफ हिज कॉन्शियंस, मतलब द विक्ट्री ऑफ हिज कॉन्शियंस ओवर हिज प्रेजुडिस, इन द करेज टू एक्ट विद कंपैशन इवन टुवर्ड्स एन एनिमी. और इसे एंड तक ये समझ नहीं आता कि मैंने अपने एनिमी को कंपैशन क्यों दिखा दिया. बट कमेंट्स में मुझे बताना गाइस, व्हाट इज द मेजर टेक अवे दैट यू हैव हैड फ्रॉम दिस चैप्टर. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. तो आप स्पीड सीरीज का लेक्चर 2 बार देख सकते हो. की वोकैब को आप जरूर रिवाइज करना. एंड इफ यू रियली वांट टू मास्टर क्लास 12 इंग्लिश एज अ होल, आई हेवीली रेकमेंड द ग्रैंड अकेडमी प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स, जो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारी ऐप से, हमारी वेबसाइट से. लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. ये सारे पर्क्स हैं माय डियर चैंपियंस. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर टिल द एंड. आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर फ्रॉम इट, एंड फॉर मास्टरी यू हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम अस. लिंक्स आर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन. डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द रेस्ट ऑफ हिज स्पीड सीरीज, और कमेंट्स में बताओ और किस टॉपिक वीडियो चाहते हो. We'll try our best to make that for you. All right, till next time, keep winning, you champions.